कि एक मूर्ति हट गई, उनकी तो सारी दुनिया में पूछ है। तो उसकी बजाय ये वहाँ जोर लगाने की बजाय संगठन और वहाँ करने के घेराव करने का, जंतर मंतर और ये हल्ला मचाने के दिन नौटंकी करने की बजाय ये यदि जोर लगा के सब बहुजन समाज पार्टी में आ जाएं और वहाँ सारे के सारे जोर लगाएं तो हमारी तो सरकार ही बन जाएगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने की। तो मेरा तो सबसे यही अनुरोध है कि भाई उधर जोर लगाने की बजाय जो भी है संसद में पहुँचो बिल्कुल। साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अंतानी। 21 मई को जिस तरह से पूरे देश के अंदर बहुजन समाज ने SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर भारत बंद किया, उसमें बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का जो रोल था वो बड़ा अहम अपने आप में माना जा रहा है। हालांकि शुरुआती दिनों में जब इसकी कॉल की गई थी तब उनका रुख नहीं था इस तरह से, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बयान दिया कि बसपा इस पूरे आंदोलन को लीड करेगी तो आनन फानन में बहुजन समाज के दूसरे जो नेतृत्व करता है, दूसरी जो पार्टियां हैं, उन्होंने भी इस पर अपने बयान दिए और वो भी समाज के साथ सड़कों पर उतरे। मेरे साथ डॉक्टर अशोक कुमार हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तरी पूर्वी दिल्ली से वो लोकसभा के प्रत्याशी रहे बहुजन समाज पार्टी से। अशोक जी, पहले तो आपका स्वागत है। हाँ, समता आवाज़ टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? बसपा क्योंकि सड़क पर उतरने में विश्वास नहीं करती है, वो कहती है कि बहुजन महापुरुषों का मिशन है, हम सड़क पर उतरेंगे, मुकदमे दर्ज होंगे, जैसे बिहार में लाठीचार्ज हुआ है, अब उस मामले को झेलना बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो इसमें किस तरीके की भूमिका आप लोगों की रही पूरे देश में, किस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन किया? नहीं, ये बड़ा सक्सेसफुल रहा पूरे देश में, काफ़ी जो है सब जगह आंदोलन काफ़ी सक्सेसफुल रहा और काफ़ी कार्यकर्ता इसमें जुड़े, पब्लिक भी आई फेवर में। और सबसे बड़ी बात तो ये बहन जी आंदोलन नहीं करती हैं, ठीक है, पर इस बार जो करा पर लगातार बहन जी का डायरेक्शन आ रही थी कि संविधान के दायरे में रह के शांतिपूर्वक वो करें, कहीं तोड़ फोड़ ना करें कोई भी कार्यकर्ता, और सब एक मतलब अनुशासन में रहें, और वो रहा, कहीं भी कोई घटना ऐसी घटी नहीं। तो ये बड़ा ही पॉजिटिव हो रहा, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी बहुत ही सकारात्मक ये कदम रहेगा। लगता है कि इस भारत बंद के आंदोलन से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत घट रहा था वो कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि होगी? बिल्कुल, सर्टेनली उसमें ज़रूर वृद्धि होगी, इसका असर पड़ेगा। और यदि देखो तो ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का कि उसमें SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का जो राज्यों को पावर दी गई है कि जो क्रीमी लेयर लगा सकते हैं वो ये, और जो सब बाइफर्केशन कर सकते हैं, इसका अलग अलग जातियों को कितना उसमें परसेंटेज दिया जाएगा जो भी रिजर्वेशन है SC का। तो वो ये जो है असलियत में मैं इसे 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। नंबर 1, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से। राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो है ये बिल्कुल ही बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ करने के लिए करा है, बहुजन समाज पार्टी को मतलब ख़त्म करने के लिए किया गया है, बांटने के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो बोर्ड था शेड्यूल कास्ट का वो इसके वजह से 2 में बट गया, एक तो इसके समर्थन में, एक इसके अगेंस्ट में। तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो बहुजन समाज पार्टी के वोट प्रतिशत पे ज़रूर आएगा। अब हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा इस बीच में अगले इलेक्शन आने से पहले कि हम जो इसके फेवर में समाज है, मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज, उसको हम कन्विंस कर सकें कि वो ये इस डिसीजन से उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और उल्टा पूरे SC/ST समाज को इससे नुकसान होगा, विघटन होगा। हाँ, बड़ा विघटन। हाँ, अब ये तो हो गया राजनीतिक वाला। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि कैसे ये जो है षड्यंत्र है और कैसे इससे जो है समाज को कैसे नुकसान होगा। देखिए, जब
आज़ादी मिली ज़्यादातर तब से ही हमें पढ़ने का अधिकार मिला, शेड्यूल कास्ट को, एससी समाज को। तो वो पढ़े तो ऐसा तो है नहीं कि पढ़ते ही ऑफिसर लग जाएंगे। ऑफिसर लगने को तो पढ़ने का वो चाहिए, पढ़ेगा तभी तो वहाँ तक बढ़ेगा। तो पहले तो सीटें भरी गई ग्रुप डी की। ग्रुप डी में तो करीब जैसे सफाई कर्मचारी थे तो वो बिना पढ़े लिखे भी ले लिए, क्योंकि और तो कोई काम करता नहीं था तो उस समय उनकी मजबूरी थी, सब ले लिए। और जो ग्रुप डी में था, जो 5वीं पास था, वो ग्रुप डी में ले लिए अदर। तो उसमें ज़्यादातर यही गरीब लोग ही थे, अब पहले तो वो सीटें भरी गई तो उनकी वजह से ये जिनको नौकरी मिल गई ग्रुप डी की या सफाई कर्मचारियों की, तो वो गांव से निकल आए, कस्बे में या शहर में आ गए। वहाँ उनके बच्चों को पढ़ने लिखने का माहौल अच्छा मिल गया और उसके बाद उनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई, तो वो उनके बच्चे पढ़ लिख के ग्रुप सी में या बी में आने लग गए। फिर उनके बच्चे जो ग्रुप सी और बी में आए थे तो उनके बच्चे पढ़ के आगे ग्रुप ए में आने लग गए। तो 3 पीढ़ियाँ लगी बिल्कुल। जो भाई एक्सेप्शनल जैसे बाबा साहब की तरह तो अलग बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर तो बाहर मतलब क्लास के बाहर बैठ के भी पढ़ गए और टॉप कर गए, तो ऐसे ब्रिलियंट तो अलग पैदा होते नहीं। वह ज़्यादातर नॉर्मली ऐसा ही है कि वो जो पढ़ेंगे बच्चे, जिनके माँ बाप नहीं पढ़े हुए हैं, वो पढ़ के 8वीं 10वीं कर लेंगे, ग्रुप डी में लग जाएंगे। फिर उनकी हालत थोड़ी अच्छी हो जाती थी तो ग्रुप सी में आ गए, उनके बच्चे बी में आ गए। फिर वो मेहनत करके उनके जो बच्चे आए तो वो ग्रुप IAS और ग्रुप ए में आने लगे। तो देखिए जहाँ तक ग्रुप डी और बी का ग्रुप जो है डी और सी का सवाल है, वहाँ पे जो नौकरी मिली उनसे ना तो कोई जो है ऑफिस में जहाँ पे भी वो लगे थे वो किसी विभाग में वो चेंज कर सकते थे, क्योंकि वो तो खुद ही दूत ऊपर सबॉर्ड, वो तो नीचे वाले अधिकारी ऊपर वाले अधिकारियों के अंडर काम करते थे, तो वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। और ना उन पर अत्याचार रुका। तो जब ये लोग आने लगे ग्रुप ए में, तो जब ग्रुप ए में आने लगे तो तब परेशानी हुई एक्चुअली। अब ये दो तरह की परेशानी हुई। ग्रुप ए में बैठने से 2 तरह की परेशानी हुई। एक तो इन्हें ये परेशानी हुई कि ये जो है हमारे बराबर में बैठने लग गए, या बहुत से लोगों को अपर कास्ट वालों को हिंदू धर्म के इनके अंडर भी काम करना पड़ा। ये काम तो 1917 में बाबा साहब जब बड़ौदा पहुँचे थे उनको भी हाँ तो ये क्या हुआ कि एक तो ये इनके मान सम्मान का वो आ गया, मान सम्मान को ठेस लग रही। और दूसरा ये हुआ कि जो सरकारी दफ्तरों में आप देखो जो भी करप्शन होता है, भ्रष्टाचार है, वो उसमें सब ये हायर कास्ट वाले इन्वॉल्व हैं। आप देख लीजिए जितने भी घोटाले हुए हैं किसी में भी रिजर्वेशन वाले का नाम नहीं है। और अभी आप देख लीजिए रिसेंटली जो पुल गिरे हैं बिहार में, एक हफ्ते के अंदर 11 पुल गिर गए, बताइए। एक पुल तो बनते 3 बार गिर गया। किसी भी पुल में इनमें कोई SC का ऑफिसर नहीं होगा जो ये बना रहे होगा, इसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। ये जो अयोध्या में ट्रैक बना है अभी, राजपथ जो बना है, वो सड़क बनाई गई है मंदिर के लिए, वो देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं उसमें, है उसमें भी कोई नहीं होगा सलूकास का। सलूकास वाले ऑफिसर बेईमानी नहीं करते हैं। उसके 2 कारण हैं भाई। उनका एक तो पहले कोई माई बाप नहीं है, वो संख्या में कम है, और संख्या में कम होने की वजह से उनको फंसाने के चक्कर में रहते हैं हर एक ही। तो जब ये ऑफिसर लेवल में आने लग गए तो ये भ्रष्टाचार जो दूसरे लोग कर रहे थे सरकारी सिस्टम में, ये भ्रष्टाचार करने में इनका अड़ंगा पड़ गया। अब उनको मुश्किल आती है तो क्या करते हैं, कुछ को अलग रिमोट में पोस्टिंग कर देंगे, किसी को किसी के साथ अटैच कर देंगे, मतलब उससे अलग निकाल देंगे। पर फिर भी कहाँ तक निकालें, उनका फिर भी सिस्टम में ये दखल तो दे ही रहे हैं। तो ये उन्हें बहुत खल रही है। तो इस पे उन्होंने 2 तरह से मार करी।
सिस्टम के जो है रिजर्वेशन तो रहे पर वो इफेक्टिव ना रहे। तो जो गरीब लोगों का जो था कि वो पढ़ लिख के 8वीं करके ग्रुप डी में लग जाते थे और वैसे पढ़ के आगे बढ़ जाते थे। तो इस पे 3 तरह से मार करी गई। एक तो पहली से लेके 12वीं तक का कोर्स इतना टफ करा गया, इतना मुश्किल करा गया कि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ही ना सके, ऊपर से फेल भी नहीं करेंगे। दूसरा इस पे करा गया नो डिटेंशन पॉलिसी के, क्योंकि वो फेल होते बच्चे तो पता पड़ जाती भाई क्यों फेल हो रहे हैं, तो वो क्या करा, नो डिटेंशन पॉलिसी पास करे जाओ। अब उन्हें पास कर दिया। वैसे तो 8वीं तक था पर 10वीं में भी पेपर ऐसे बनाए गए कि बच्चे को आता तो 5वीं का भी नहीं है और 10वीं पास कर गए बच्चे। अब वो 12वीं में फ़ेल होता है, उसे घूमने के 8वीं में सही घूमने की आदत, आवारा घूमने की आदत पड़ गई, क्योंकि समझ में तो उसके कुछ आता नहीं, क्लास में डांट पड़ती नहीं। माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ने वाला है, बहुत होशियार है, पढ़ रहा है तो होशियार है भाई, ये तो उसको कुछ काम भी नहीं बताते घर का कि मेहनत का कुछ काम बताएं। अब वो आवारा घूमने की आदत पड़ गई। 12वीं में जब फेल होता है, जब पता पड़ता है, तब तक वो 18 का साल का हो गया। अब उससे हम कुछ काम करवाओ तो वो काम करने को तैयार नहीं है, माँ बाप से झगड़ता है। थोड़े दिन में जो है आपने देखा होगा गरीब आदमी क्या सोचते हैं कि भाई लो अब ना ये पढ़ रहा ना कमा रहा, अब शादी कर दो। जब शादी हो जाएगी अपने आप जिम्मेवारी पड़ेगी, करने लगेगा। अब शादी हो जाती है, उनके बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं, अर्ली एज में बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेवारी आ गई और ख़र्चा आ गया और कमा कुछ रहा नहीं, तो घर में झगड़े होते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, नशे करने को चाहिए। तो सरकार ने उसका भी इंतजाम कर रखा, गांव-गांव में दारू के ठेके खुलवा दिए, 1-1 किलोमीटर पे ठेके खुले हुए। तो ये सब जो है गांव में यदि आप जाके देखें आज की डेट में, तो करीब ये 20 साल से लेके 20-25 साल के बीच में लगाओ तो 50% बच्चे तो बिल्कुल नशे में वो हो गए। तो ये बर्बादी हो गई। उसने तो पढ़ने भेजा था और बच्चा बर्बाद हो गया। ठीक है। तीसरा इस पे गरीब आदमी का बच्चा आगे ना पढ़े, ये करा गया कि जो सरकारी स्कूल हैं वो करीब बंद के, उनमें टीचर भर्ती नहीं करे, तो धीरे धीरे वो करीब बंद के कगार पे आ गए। और जो प्राइवेट स्कूल हैं, फिर प्राइवेट बाकी स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन करा। प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ 500 फीस है, प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ 10,000 फीस है। अब जो 500 रुपये वाले फ़ीस में वाला बच्चा है, 500 रुपये जहाँ फ़ीस है उस स्कूल में पढ़ रहा है, और जो 10,000 रुपये वाले में पढ़ रहा है, उनकी एक जैसे कैसी हो सकती है पढ़ाई। और कंपटीशन लोगे आप बराबर का उनका, जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठोगे तो मार दिए, गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। और एक जितने भी ये सेंट्रलाइज वो करे गए हैं, ये जैसे नीट है, पहले स्टेट वाइज होता था मेडिकल एंट्रेंस, अब वो सेंट्रलाइज कर दिया, इंजीनियरिंग का सेंट्रलाइज कर दिया। ये भी उसी का एक पार्ट है कि गरीब आदमी का बच्चा ना पढ़ सके, क्योंकि जो गरीब आदमी का बच्चा है वो तो ज़्यादातर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में पढ़ रहा है जी। और ये जो एग्ज़ाम हो गया ये सेंट्रल से, वो CBSE से हो गया, वो तो उसने पढ़ा ही नहीं है। तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम से पढ़ के आ रहे हैं गवर्नमेंट के, वहाँ के वो बच्चे तो निकल ही गए। और जो फिर क्या है कि इसमें जब वहाँ पढ़ाई हो ज़्यादा नहीं हुई, कोर्स टफ करा है, तो उसको जो है ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। कोचिंग सेंटर करना ज़रूरी हो गया, गरीब आदमी का बच्चा तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो फिर तो ये सारे सिस्टम ऐसा करा गया है कि इसमें सब में जो अमीर लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा पड़े, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़े। चलिए ये तो हो गया एक लेवल कि इन्होंने ये चीज़ें करके, और फिर ग्रुप डी ख़त्म कर दिया, जो एंट्री लेवल था कि वहाँ से पढ़ के बच्चा मजदूर का पहले उसी नौकरी में लगता था, जहाँ से वो आगे बढ़ता था। उसकी सीढ़ी के समझ लीजिए पहले 2 डंडे काट दिए नीचे के, तो ऊपर चढ़ेगा ही कैसे। तो वहाँ तो गरीब लोगों को तो इस तरह मारा कि आगे गरीब लोगों का बच्चा पढ़ के आगे बढ़ ही ना सके। अब समस्या आ गई दूसरी चीज़ कि जो लोग ऑलरेडी पढ़ गए और वो ऑफिसर बन गए, अब वो इनको परेशान कर रहे हैं लगातार, तो उनको कैसे कट करा जाए। अभी वो तो इनके लिए, अब उनके बच्चे तो कहीं ना कहीं उनके तो वो तो सक्षम हो गए हैं, तो उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे, वो घर भी पढ़ाते हैं, सब कुछ है, वो देखभाल कर लेते हैं, तो उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जब उनके बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं,
सारे ऑफिसर्स के भी बच्चे आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये ऑफिसर्स के ग्रुप ए के पोस्टों के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब भी ग्रुप ए की सीट है अभी जो सेंट्रल में 15% है, तो रिजर्वेशन है तो 10% ही फिलअप हुआ है अभी। और इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। 10% पे आप बता रहे हैं, वैसे आप हाँ। उससे कहीं दूर है। 8 या 10% ही है। वो मेनली ये हो जाता है कि जैसे जो कंबाइंड वाले जो ऑल इंडिया सर्विसेज की हैं पोस्ट, जैसे हमारी हो गई डॉक्टर्स, ऑल इंडिया डॉक्टर्स की हो गई जो एक, और जो आपका सेंट्रल का ये हो गया इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो गया अलग से यूपीएससी के, और ये आईएएस का पीसीएस का ये सारा ग्रुप हो गया। तो इनमें जो आ रहे हैं इनमें तो भर जा रहे हैं, पर जो बाकी जो हैं जो जैसे टीचर्स की निकलती है, लेक्चरार की, उसमें नहीं भर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं कि उसमें इंटरव्यू में करके निकाल देंगे कि यू सूटेबल कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। अरे भाई, एक आदमी एक जो है आपको पोस्ट निकली लेक्चरार फिजिक्स के लेक्चरार के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चरार के लिए आपको पीएचडी चाहिए उस सब्जेक्ट में, वो अवेलेबल है बंदा, उसे भी आप कैसे निकाल देते हो कि सूटेबल कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। तो क्या उसने जो पीएचडी करी है वो जो है वैसे ही कर ली। अब ये शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट यदि इसकी हालत देखी जाए जो पीएचडी करके आया है, तो ये तो दूसरों से ज़्यादा नॉलेज होगी इसको, जब भी पीएचडी मिल सकती है, क्योंकि जो इसका गाइड है वो तो हायर कास्ट वाला है हिंदुओं में। पीएचडी करने में तेल निकाल दीजिए उसकी। पीएचडी उसको आराम से देता नहीं वो, बहुत ही इसको जब तक ये खूब इसको नॉलेज ना हो जाए उसके बगैर तो वो पीएचडी उसको होने ही नहीं देगा। धक्के खिलाएगा, सब कुछ करेगा। तो जब इसने पीएचडी करी है तो ये तो अब दूसरों जो पीएचडी कर गए हैं और वाले जो हायर कास्ट वाले, उनको तो उसने तब भी रिलैक्स कर दिया। तो ये तो उनसे ज़्यादा नॉलेज से और वो करके आया है, पर फिर भी आप कह रहे हो कि आपको सूटेबल कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। तो भाई सूटेबल कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, तो इसकी पीएचडी यदि ठीक नहीं है तो उसे गाइड को पकड़ो ना, जिसने पीएचडी दी है इसको। इसका मतलब वो सब स्टैंडर्ड पीएचडी दे रहा है, तो उसके अंडर जितने भी करके चले गए पीएचडी, उनकी सबकी पीएचडी कैंसिल करो। पर ऐसा तो होता नहीं है। तो ये बड़ी चालाकी हैं, नई नई तरीके लेते हैं। और सीटें अभी आप देखो, पहले तो होता था कि जो रोस्टर बनता था उसमें पहली सीट जो है शेड्यूल कास्ट रिजर्व वाले के लिए जाती थी, शेड्यूल कास्ट के लिए। अब वो क्या कर दिया, 7th सीट कर दी। अब क्या डिपार्टमेंट कर दिया अलग अलग, क्या अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है, तो डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट अलग कर दी। नहीं तो ये है एक ही, नहीं हाँ, एक ही पोस्ट, एक ही जो स्केल की पोस्ट है सभी मर्ज करो और उनमें परसेंटेज बनाओ। उसमें जहाँ से रूल यही है कि सारी पोस्ट मर्ज करो, चाहे किसी डिपार्टमेंट की हो, सारी मर्ज करके जो एक ही स्केल की हैं उनमें से परसेंटेज एससी समाज का निकालो, और एससी समाज का जो कैंडिडेट मिल रहा है पहले उसे लो, जिस सब्जेक्ट का मिल रहा है। पर वो तो उन्हें तो लेना तो है नहीं, तो वो तो नई नई रूल लगाते हैं। अब वो 7वें नंबर पे तो जब आएगा जब पहले ऊपर के 6 बाकी रिटायर हो जाएंगे, तब आएगा उसका नंबर। तो ये सारी चीज़ें करके उन्होंने कर रखी है कि ऐसे ना ली जाएं। अभी जब सभी पोस्ट खाली पड़ी हैं, अभी जब इतनी पोस्ट खाली पड़ी हैं, वो चाहे वाल्मीकि समाज हो या कोई भी हो, कोई भी हमारे एससी समाज के कोई भी सब कास्ट हो, सभी के लिए, तो ये कहाँ से आ गया कि ये ले गए। अभी तो सभी लगे हैं तब भी तो वो सीट फिलअप नहीं हो रही। और उनमें यदि क्रीमी लेयर आप निकाल दो, या जिनको एक बार रिजर्वेशन मिल चुका है ऑफिसर्स को निकाल दो, तो वो तो कभी भरी नहीं जाएंगी। तो ये बड़ी चालाकी है। एक तो वो सीट जो ऑफिसर्स वाली इनको परेशान कर रही हैं, जो ऑफिसर्स के बच्चे अब मतलब पढ़ लिख के आगे आ गए और वो क्लास 1 में आ रहे हैं और इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इस दो ही तरह से जो मैंने बताया कि एक तो उनको जो है स्वाभिमान को ठेस लग रही है बिना मतलब के, उनके दिमाग में तो अभी उच्चता भरी पड़ी है, और दूसरा उससे भी बड़ा ये कि उनका जो वो है सिस्टम, जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है, जिसमें वो उन्होंने लूट मचा रखी है सरकारी सिस्टम में, उसमें जो है ये बीच में जो है हिंड्रेंस बन रहे हैं। तो उन्हें देखिए, आप जितने भी लूट मार हुई है, आप देखो जितने भी भ्रष्टाचार हैं, जैसे तेलगी स्टैम्प घोटाला हो, आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, आपका
2G स्पेक्ट्रम घोटाला तो 2 लाख करोड़ रुपए का था। जितने भी हैं बद नाम लोग हैं तो इनमें आप देख लीजिए कोई भी ये रिजर्वेशन वाला नहीं होगा, तो इसके सारे के सारे वही होंगे अपर कास्ट वाले। तो चलिए, ये तो परेशानियाँ सारी समझ में आ गई, एक आम आदमी भी समझ रहा होगा जब इस वीडियो को देख रहा है। अब इसके निवारण पर भी चर्चा हो जाए। देखिए, निवारण तो ये तो संविधान के गलती है, संविधान के अगेंस्ट में ही है। संविधान में तो ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं। संविधान में तो ये कहा है कि उसे या तो राष्ट्रपति के उससे ही होगा, जो भी चेंज हो सकता है लिस्ट में या इसमें भी जो भी बाइफर्केशन या जो भी कुछ चेंज कर सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को पावर है नहीं। इसीलिए उनकी एक जज जो महिला जज थी, मैं नाम भूल गया, उसने डिसीजन भी दिया कि ये संविधान के अगेंस्ट है। तो इसमें जो है हाँ, तो इसमें जो है बिल्कुल ये जो है इसमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है और सभी अपोजिशन पार्टियों को मिलके इसमें जो है वो करना चाहिए। तो जब अधिकार संसद में बनेंगे तो क्यों नहीं बहुजन संसद में की ओर कूच कर रहे हैं, जैसा कि काशीराम कहते थे कि राजनीति सभी तालों की चाबी। नहीं, हाँ, ये तो मुझे बिल्कुल लगता है कि और कोई भी इसका सलूशन है नहीं। आप कब तक मांगने वाले बने रहोगे? जब तक आप साक्षर नहीं बनोगे, जब तक तो आपकी बहन बेटियों पे भी अत्याचार होते रहेंगे और जो अधिकार आपको संविधान में दिए हैं वो भी नहीं मिलेंगे। इतने दिन हो गए कांग्रेस को कहते हैं, अभी कह रहे थे कि बीजेपी संविधान बदल देगी इसलिए कांग्रेस को लाए हैं, कांग्रेस को हमारे समाज के लोगों ने बहुत वोट दिए। तो ये उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस नहीं, शुरू से कांग्रेस चाहती तो ये जाति प्रथा जो है आज़ादी के जो है मुश्किल से 20 साल में ख़त्म हो जाती, 20 में नहीं 25 साल में ख़त्म हो जाती। पर कोई भी आंदोलन चलाया कांग्रेस ने ये जाति प्रथा ख़त्म करने के, क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं कांग्रेस में जब से जो है आज़ादी मिली है देश में, तो जो है सत्ता वो ऊपर वाले जो सवर्ण हिंदू हैं या उच्च, हाँ, वो जिनको कहते हैं उच्च वर्ण के जो हिंदू हैं उन्हीं के पास रही है, उन्हीं का कब्जा रहा है। सत्ता पे हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पे हो, चाहे जुडिशरी पे हो, चाहे मीडिया पे हो, तो जो और देश के जो प्रॉपर्टी है, संसाधन है, उसमें भी 90% पे उनका कब्जा है। बाकी लोग तो नीचे जी रहे हैं। अब वो ये चाहते हैं कि भाई जैसे थोड़ा बहुत ही आवाज़ उठने लग गई कि लोग सत्ता में आने लग गए, ये बहुजन समाज पार्टी बनी और इसकी वजह से लगा कि ये हम सड़कास्तों को और इनको भी लगा कि भाई हमारी भी गवर्नमेंट बन सकती है। जैसे यूपी में एक बार बहन जी की बहुमत से सरकार बनी, तो उससे बनने से इनका हौसला इतना बुलंद हो गया कि ये भी अकड़ के बात करने लग गए। और दूसरा भी इसका इफेक्ट ये है बहुजन समाज पार्टी का, चाहे उसे मतलब उसकी सीट नहीं आ रही, पर एक डर तो बना ही हुआ है ना कि बहुजन समाज पार्टी को यदि ये लोग इकट्ठे हो गए एक से और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ गई तो फिर तो सारा ही हमने जो लूट मचा रखी है देश में वो सब ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक बात सुनने को अक्सर मिलता है जब कहीं बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, एक नारा बड़ा प्रमुखता से सुनने को मिलता है, जो दलितों की बात करेगा, जो बहुजनों की बात करेगा, वो दिल्ली पर राज करेगा। ये कब करेंगे? नहीं कर तो इनकी बात करके कोई भी पहुंच जाएगा, खुद नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चक्कर ये है कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, और इसमें मुझे एक बहुत दुख की बात कहनी पड़ेगी जो मैंने फील्ड में महसूस करी है। मैं बड़ा दुखी हूँ उससे कि पहले जो फील्ड में सामाजिक कार्यकर्ता काम करते थे, चाहे वो अपना सामाजिक संगठन बना रखा था या कुछ बना रखा था, वो एक्चुअल में समाज में काम करते थे और निकलते थे घर से और समाज में जागरूक करते थे, समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। अम्बेडकरवादी मूवमेंट का वो प्रचार प्रसार और सब चीज़ समझाते थे। पर अब जो है वो पीढ़ी तो करीब करीब ख़त्म हो गई। कुछ काफ़ी लोग चैनल मर हो गए, बहुत सारे इतने बुजुर्ग हो गए कि जा नहीं सकते हैं। और जो नई पीढ़ी आई है उनको जो है उन्होंने जोड़ा नहीं, जो भी है क्या बात हुई कैसे नहीं हुई वो नई पीढ़ी उसमें ऐड नहीं हो पाई है। और उसका एक मुख्य कारण मुझे ये लगता है कि जो अब जो सामाजिक संगठन चल रहे हैं, सामाजिक संगठन तो बहुत है, अनगिनत है, तो उन सामाजिक संगठनों ने भी मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है
कि वो ईमानदारी से वो भी काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चंदा उगा के चंदा थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं और उनकी रोजी रोटी चल रही है। ये बहुत ही कटु सत्य है। मैं तो कह सकता हूँ कि मुझे तो ऐसा ही लगता है, चाहे इसमें मुझे ऐसा फील होता है। तो वो काम नहीं कर रहे हैं, बस कोई बहाना ढूंढ के एक जो है वो ले आते हैं और उस पे करके चंदा उगा लेते हैं उस बहाने से और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। यदि वो संगठन एक्चुअली में, जितने संगठन हैं, संगठन तो बहुत हैं, वो काम करें और हमारे लोगों को जागरूक करें, अम्बेडकरवादी मूवमेंट से जोड़ें, तो बहुजन समाज पार्टी दोबारा सत्ता में आ जाएगी। और सत्ता में आ जाएगी तो ये छोटे मोटे अपराध तो अपने आप रुक जाएंगे। कोई जो है ये ना आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ। और जैसे बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से एक हटा दी, उसी के पीछे हल्ला मचा रहे सारे संगठन हल्ला मचा रहे हैं। अरे जितना जोर तुम वहाँ लगा रहे हो बाबा साहब की मूर्ति के लिए कि वो वापस लग जाए, और उसके वापस लगने से कौन सा एकदम समाज में भला हो जाएगा। मूर्ति तो बाबा साहब की दुनिया भर में लगी पड़ी है, और जो बाबा साहब का स्टेटस है वो एक मूर्ति हटाने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा उस पर कि एक मूर्ति हट गई। उनकी तो सारी दुनिया में पूछ है। तो उसकी बजाय ये वहाँ जोर लगाने की बजाय संगठन और वहाँ करने के घेराव करने का, जंतर मंतर और ये हल्ला मचाने के दिन नौटंकी करने की बजाय ये यदि जोर लगा के सब बहुजन समाज पार्टी में आ जाएं और वहाँ सारे के सारे जोर लगाएं तो हमारी तो सरकार ही बन जाएगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने की। तो मेरा तो सबसे यही अनुरोध है कि भाई उधर जोर लगाने की बजाय जो भी है संसद में पहुँचो बिल्कुल। तो आप डॉक्टर अशोक कुमार, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी उत्तरी दिल्ली लोकसभा से, किस ज़िले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, डॉक्टर साहब के पूरे वक्तव्य को कैसे देखते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट ज़रूर करें। और आप संसद में अपने समाज को पहुंचाने के लिए क्या क्या तैयारियां, क्या क्या संगठनात्मक रचनात्मक कार्य कर रहे हैं उससे भी हमें अवगत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।